आप सुन रहे हैं 91.2 FM। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट विनोद शर्मा। आज हम कार्यक्रम खास मुलाकात में एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने दादरी आसपास सामाजिक छाप छोड़ी है। पत्रकारिता में उन्होंने काफी दिन काम किया और समाज में गहरी पैठ उनकी है। हाल ही में उन्होंने एक विचारधारा को युवाओं तक पहुंचाने के लिए, सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए एक मुहिम शुरू की है। वह मुहिम क्या है, उन सब पर हम विचार विमर्श करेंगे। आपको मिलवाते हैं राजकुमार भाटी जी से, जो पथिक विचार केंद्र के जरिए युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं और समाज में फैली बुराइयों को दूर कर रहे हैं। मैं अपने स्टूडियो में राजकुमार भाटी जी का स्वागत करता हूं और उनसे अभी कुछ मुद्दों पर हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार भाटी जी। जी नमस्कार, सभी श्रोताओं को नमस्कार। भाटी जी, आप ये बताएं कि पथिक विचार केंद्र का जो विचार आया है आपके मन में, वैसे तो आप पथिक जी से काफी दिनों से प्रभावित है, तो ये कैसे आया? और दूसरा मैं ये भी जानना चाहूंगा कि विजय सिंह पथिक जी के ऊपर विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताएं। विजय सिंह पथिक का एक संक्षिप्त परिचय तो ये है कि वो जिला बुलंदशहर के गुठावली अख्तियारपुर गांव में पैदा हुए जी। और उनका परिवार की जो पृष्ठभूमि थी वो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए परिवार की पृष्ठभूमि थी। उनके दादा 1857 की लड़ाई में शहीद हुए थे। उनके पिताजी और उनकी माताजी भी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल रही थी। और विजय सिंह पथिक भी स्कूल में पढ़ते हुए ही वो क्रांति की गतिविधियों में सम्मिलित हो गए, आजादी की लड़ाई की गतिविधियों में सम्मिलित हो गए। और बाद में जब वो पुलिस की नजरों में आ गए तो वो यहाँ से बचने के लिए पहले आगरा और आगरा से भरतपुर और भरतपुर से फिर मेवाड़ की तरफ निकल गए और बिजौलिया में जाके उन्होंने आखिरी शरण अपनी ली। तो वो उन्होंने वहां जाके अपना नाम भी अंग्रेज सरकार से बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए अपना नाम भी बदल लिया। इनका मूल नाम भूप सिंह राठी था। इन्होंने अपना नाम विजय सिंह पथिक किया और अपना वेशभूषा भी बदल ली। इन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली, बड़े बड़े बाल रखने लगे और पगड़ी बांधने लगे। तो उन्होंने अपनी पहचान छिपा के वो रहे। ये उनका परिचय है। और उनका असल में विजय सिंह पथिक का जो काम है वो बहुआयामी काम है। वो क्रांति में, सशस्त्र क्रांति में भी शामिल रहे 1915 की में। फिर वो गांधीवादी तरीके से उन्होंने बड़े आंदोलन भी किए। बिजौलिया का प्रसिद्ध किसान आंदोलन किया। वो कवि भी थे, वो पत्रकार भी थे। उन्होंने 6 अखबार संपादित किए, 6 अखबार निकाले राजस्थान में। राजस्थान पत्रिका, राजस्थान संदेश, तरुण राजस्थान, युवा राजस्थान। और उन्होंने 32 किताबें लिखी। उनको 4-5 भाषाओं का ज्ञान था और बहुत एक दार्शनिक व्यक्ति थे जी। तो पथिक कौन सी ऐसी बात थी जिसने आपको प्रभावित किया? देखिए, मैं दोनों विषयों को जोड़ के आपको बताता हूँ कि आपने कहा पथिक विचार केंद्र और विजय सिंह पथिक। जी जी। पथिक विचार केंद्र शुरू करने का मेरा मकसद केवल ये है कि मैं ये देखता हूँ कि समाज में विचार शून्यता की स्थिति है जी। लोगों के अंदर विचार की बहुत कमी है और विमर्श की तो बिल्कुल ही कमी है जी। अगर किसी के अंदर पास थोड़ा बहुत विचार है भी तो वो एकांगी विचार है और अपने अपने सच को सब जो आखिरी सच मानते हैं जी जी। और इससे समाज में एक गैप जैसा आ गया, एक बीच में जो है, एक लोगों के बीच में एक दूरी आ गई है जी जी। आपस में विमर्श करना नहीं चाहते, जबकि विमर्श से ही सत्य निकलता है, अच्छी बातें निकलती हैं। दोनों पक्ष की जब आप बात सुनेंगे तो आप किसी सही नतीजे पहुंचेंगे जी जी। तो हम ये चाहते हैं समाज में वैचारिक समझदारी बढ़े और वैचारिक समझ पैदा हो और विचार विमर्श हो, वाद विवाद हो, चर्चा हो। तो इस मकसद को लेकर हमने एक शुरू किया है कि युवाओं को जोड़ के गोष्ठियां करेंगे, समझाएंगे और तमाम विचारधाराओं पर चर्चा, खुले दिमाग से चर्चा करेंगे। हम किसी उस पर रिजिड नहीं है कि भाई इस पे उस पर केंद्रित है। तो विजय सिंह पथिक, इसमें पथिक विचार केंद्र नाम मैंने इसलिए रखा है कि ये मैं अतिशोक्ति नहीं कर रहा हूँ। सच्चाई ये है, जब आप विजय सिंह पथिक को बहुत गहराई से पढ़ेंगे तो विजय सिंह पथिक के अंदर आपको एक महात्मा गांधी भी मिलेगा, एक अंबेडकर भी मिलेगा, एक लोहिया भी मिलेगा, एक नेहरू भी मिलेगा, एक चौधरी चरण सिंह भी मिलेगा, वो एक भगत सिंह भी मिलेगा। वो इतना विशाल व्यक्तित्व है, जिसे कहते हैं ना हिंदी में मुहावरा बहुआयामी व्यक्तित्व जी जी, बहुमुखी प्रतिभा। विजय सिंह पथिक उस पर खरे उतरते हैं। उनकी जो प्रतिभा है वो बहुआयामी है, उनका विशाल व्यक्तित्व है। तो इसलिए उस महान व्यक्ति के नाम को लेकर हमने शुरू किया है और इस बहाने से हम विजय सिंह पथिक के बारे में भी लोगों को बताएंगे और समाज में जो समाज की वर्तमान समस्याएं हैं, चाहे वो बेकारी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है, जातिवाद है, सांप्रदायिकता है, जो भी समस्याएं, इन सब पे हम चर्चा करना चाहते हैं और समाज के युवाओं को इनके प्रति जागरूक करना चाहते हैं कि ये कैसे समाप्त हो सकती है। तो अभी तक विचार केंद्र से कितने युवा जुड़े हैं या कितने लोग जुड़े हैं और उसका विस्तार अभी तक कहाँ कहाँ हुआ है?
देखिए विनोद जी, जैसा कि आप परिचित हैं मुझसे, आप अच्छी तरह परिचित हैं। मैं बहुत लंबे समय से समाज में काम कर रहा हूँ, 1994 से। जी। मैं समाज में किसी न किसी संगठन या किसी न किसी बैनर पर लगातार काम करता रहा हूँ। पहले देहात मोर्चा था, फिर समाजवादी पार्टी में भी शामिल हुए। हम पथिक जी की जयंती पे कवि सम्मेलन भी कराते थे, बहुत बड़ा विचार गोष्ठी भी कराते थे। तो ये तमाम चीजें हम करते रहे हैं। तो उसी कड़ी में ये भी एक कार्य है। लेकिन इसकी जो पथिक विचार केंद्र है, इसकी शुरुआत हुई अभी ये कोरोना काल में, जो लॉकडाउन के बीच में। जी। जब मार्च में लॉकडाउन हुआ तो ऐसी अब खाली रहते थे, घर में रहते थे, और मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहता था। इसी बीच में मैं फेसबुक वगैरह पे, ट्विटर पे एक्टिव हुआ। जी। तो मैंने उसी में ये आइडिया आया कि इस तरह की एक शुरू किया जाए। इसमें हमने ये रखा है कि जो जिसका ढांचा है वो मैंने इस तरह रखा कि हर गांव या हर सेक्टर में या हर कॉलोनी में एक पथिक विचार केंद्र, जिसमें एक अध्यक्ष हो और 10 सदस्य हो। वे 10 सदस्य बहुत जागरूक और जिम्मेदार और बुद्धिजीवी टाइप होने चाहिए। तो पहले हम इनको जो एक एक अध्यक्ष बनाएंगे, पहले इनको शिविर लगाएंगे। अभी हमें कोरोना समाप्त होने का इंतजार है, क्योंकि अभी ज्यादा भीड़ कर नहीं सकते, ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते। तो जैसे ये समाप्त होगा, हमारे पथिक केंद्र तो लगभग गठित हो चुके हैं। लगभग 250 पथिक विचार केंद्र गठित हो चुके हैं और 250 अन्य पे काम चल रहा है। अच्छा। तो हमारा टारगेट ये है कि कोरोना समाप्त होते होते दिसंबर तक हम 500 पथिक विचार केंद्र बना देंगे। जिले में या जिले के केवल जिले में, गाजियाबाद जिले, इसमें गौतम बुद्ध नगर जिले में। अच्छा। गौतम बुद्ध नगर जिले से बाहर हम तब निकलेंगे जब यहाँ 500 का लक्ष्य पूरा हो जाएगा और जब गोष्ठियां हो जाएंगी शुरू। बाहर जिलों से भी बहुत हमारे पास ऑफर आ रहे हैं कि हमारे यहाँ भी गठन करें। गाजियाबाद में, बुलंदशहर में, मेरठ में, बागपत में, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और उधर आगरा तक भी, मथुरा आगरा से भी। तो लेकिन हम अभी जिले से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जिला गौतम बुद्ध नगर में 500 पथिक विचार केंद्र गठित करके 500 जो अध्यक्ष होंगे पहले उनकी ट्रेनिंग करेंगे, उनके शिविर लगाएंगे। जब वो एक तरीके से वैचारिक तौर से परिपक्व हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, फिर हम जो 10-10 लोग जुड़ेंगे उन्हें उनके शिविर लगाएंगे और फिर आम जनता में निकलेंगे। हम खुले मंच से गोष्ठियां करेंगे। कोई भी विरोधी भी आकर अपने विचार रख सकता है। जी। हम चाहते हैं विचार विमर्श हो, और फिर कोई जरूरत पड़ेगी तो स्थानीय मुद्दों पे हम आंदोलन भी करेंगे। अच्छा। तो आपके मन में जैसे बहुत सारी सामाजिक बुराई भी हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उन सामाजिक बुराइयों को दूर करने में भी आपका पथिक विचार केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? जी बिल्कुल। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि सामाजिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति और आर्थिक क्रांति, ये तीनों क्रांति एक साथ होंगी तो ही समाज में क्रांति हो सकती है। अगर अधूरी छोड़ देंगे, एक ही क्रांति करेंगे, अगर हम केवल राजनीतिक क्रांति करना चाहते हैं लेकिन समाज में ऊंच नीच की भावना बरकरार है, कुछ जातियों को अछूत मान के उन्हें बराबरी में नहीं आने दिया जाता, तो वो राजनीतिक क्रांति भी बेकार हो जाएगी। और अगर हम आर्थिक गैर बराबरी बहुत ज्यादा हो, कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हों और कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब हों, तो भी राजनीतिक समानता की बात करना बेकार है। क्योंकि गरीब आदमी कैसे चुनाव लड़ पाएगा, कैसे राजनीति में टिक पाएगा। तो ये तमाम जो सामाजिक बुराइयां हैं, इसमें दहेज प्रथा भी है, पर्दा प्रथा हमारे क्षेत्र में बहुत है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में पर्दा प्रथा बहुत एक कुप्रथा है। ये बहुत एक ये भयंकर रोग जैसा है, ये महिलाओं को गुलाम बनाने जैसा है। और मुझे बहुत पीड़ा होती है जब मैं देखता हूँ कि पढ़ी लिखी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लड़कियां शादी होकर अपने ससुराल जाती हैं तो उन्हें पर्दे में रखा जाता है। जी। इसके खिलाफ भी हम जागरूकता लगातार फैलाते रहते हैं। लेकिन पथिक विचार केंद्र का मुख्य मुद्दा इसे बनाएंगे, नशाखोरी के खिलाफ भी। जी। और ये जो है हम सामाजिक बुराइयों को भी इसमें लेके चलेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके अंदर एक रोष है कुछ करने के लिए। आपने कब पहली बार महसूस किया अपने जीवन में कि मुझे स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में किसी का साथ मिला, किसी ने ऐसी बात कही जिसके बाद आपके मन में ये भाव जागा? मैं शर्मा जी 2 बातें बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ। जी। ये बात आपकी सही है कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई एक घटना ऐसी होती है जो उसके अंदर एक आक्रोश या क्रांति की भावना लाती है। जी जी। लेकिन किसी एक घटना से ही सारी बातें नहीं जुड़ती हैं, उसमें बार बार अनेक घटनाएं आती हैं। जी जी जी। इसी तरह जैसे कहते हैं आपका गुरु कौन है, जी। तो मेरा मानना है कि आदमी के जीवन में बहुत ढेर सारे गुरु होते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। किसी से वो कुछ सीखता है, किसी से कुछ सीखता है। बिल्कुल, बिल्कुल। किसी से हम बोलना सीखते हैं, किसी से लिखना सीखते हैं, बिल्कुल। किसी से चरित्र सीखते हैं, किसी से कुछ चीजें सीखते हैं। तो मेरे जीवन में भी ये मेरे एक नहीं कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनसे मुझे सामाजिक विद्रूपताओं के खिलाफ मेरे मन में ये बहुत रोष, आप ठीक कह रहे हो, रोष है। हाँ। जैसे मैं अपनी पर्सनल घटना बताऊं जी। 1975 में मैं बीमार हुआ बहुत भयंकर तरीके से। मुझे हार्ट, जो एक हार्ट डिजीज होती है, जो रिमेटिक फीवर जी,
उस समय बहुत ज्यादा भयंकर बीमार हो गया और मेरी बचने की संभावना बहुत कम थी जी। और डॉक्टर के पास मुझे लेके गए तो डॉक्टर ने कह दिया कि ये बचेगा नहीं, इससे जो इसका हार्ट वाल्व चेंज होगा। और इंडिया में उस समय ऑपरेशन नहीं होते थे हार्ट के। तो मेरे माता पिता ने उम्मीद छोड़ दी थी कि बचेगा नहीं। और लोग जब निराश हो जाते हैं तो तब टोने टोटके की तरफ जाते हैं। हाँ हाँ। तो मुझे एक भगत के पास लेके गए जो वो करता था गंडा ताबीज। तो मेरे अंदर वहीं से एक विद्रोह की भावना आई। मैं उस भगत जी को भी उल्टा सीधा कह के, और उसने गंडा वगैरह दिए थे, मैं वो उसमें फेंक के कीचड़ में, और मैंने घर आके कह दिया कि अगर मुझे मारना चाहते हो तो कुछ भी करा लो, अगर बचाना चाहते हो तो अस्पताल ले चलो। और मुझे अस्पताल ले गए। सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट रहा 1 महीने, और मैं आज आपके सामने जिंदा बैठा हूँ। जी जी। तो मेरे अंदर एक विद्रोह की भावना भी आई और एक आत्मविश्वास भी आया कि ये अगर मैं उन चक्कर में पड़ जाता जी जी, या मेरे परिवार के लोग पड़े रहते तो मैं आज नहीं होता। विज्ञान की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। ज्ञान विज्ञान, दुनिया की जितनी समस्याएं, दुनिया के जितने दुख दूर किए हैं केवल विज्ञान ने किए हैं। जी जी। ये धार्मिक पोंगापंथी एक देखिए आस्था एक हमारी निजी चीज हो सकती है। जी जी। मेरे परिवार में पूजा पाठ होता है, सब लोग अपने अपने धार्मिक तरीके से करते हैं, लेकिन उसे अंधविश्वास में परिवर्तित नहीं करना चाहिए। स्कूल कॉलेजों की दिनों की कोई एक घटना बताओ जो दिलचस्प हो और आज तक आपको याद हो और जिसने आपको इस तरफ भी प्रेरित किया हो। संस्मरण स्कूल कॉलेज का तो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, एकदम पहले से अगर कहते तो मैं याद करके, लेकिन कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना नहीं है। हाँ। लेकिन मैं कॉलेज ही समझो, मैं एमए कर रहा था उस समय। जी जी। एमए करते हुए मैं बीए में पढ़ते हुए मैं पत्रकारिता भी करने लगा था। हाँ, क्योंकि मैं बहुत आर्थिक अभावों से निकल के आया था। मेरे परिवार, मेरे पिताजी के पास फीस के लिए पैसे नहीं थे। जी। इंटर की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने मेरी पढ़ाई की मना कर दी थी। तो मैं उससे आगे नौकरी करते हुए पढ़ा हूँ। अच्छा। मैंने बीए भी हिंट में नौकरी करता था मैं, एमए भी की और फिर बाद में एलएलबी भी की। तो उसी दौरान मैंने मनुस्मृति पढ़ी, और मनुस्मृति को पढ़ के आप अगर पढ़ेंगे, पढ़ी हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सचमुच कोफ्त होगी कि यार इतनी घटिया किताब को भी लोग पूजते हैं, जो वो मानते सम्मान देते हैं। उसमें बहुत बेकार बातें लिखी हुई हैं, औरतों के बारे में, दलितों शूद्रों के बारे में, मतलब। तो मुझे पढ़ के उसमें, तो मैंने उसमें कॉलेज में जाके अपने में बहस की, एक गोष्ठी टाइप थी, उसमें मैंने जिक्र कर दिया उसको। तो बहुत लोगों ने मुझे घेर लिया और उस पर चर्चा होने लगी। तो वहां से मेरे मन में ये बात आई कि चीजें लोगों को समझानी चाहिए। इन लोगों को पता नहीं है, अज्ञान नहीं है, इसलिए बहस कर रहे हैं। तो मैंने उस पर फिर लेख भी लिखे थे, और वो हिंट अखबार छोटा सा ही अखबार था, दैनिक था, लेकिन गाजियाबाद में बहुत पढ़ा जाता था। उसमें मैंने लगातार लेख लिखे, एक पुस्तक भी छोटी सी लिखी मैंने उस पर, और मैंने उसमें बहुत गोष्ठियां की। तो इस तरह की जो चीजें हमारे सामने आती हैं, जब जैसे दहेज प्रथा की समस्याएं सामने आती हैं, कई हमारे परिवार में, गाँव में एक दहेज की वजह से एक लड़की की आत्महत्या करनी पड़ी थी, एक लड़की को। तो उससे उसके प्रति मेरे मन में बहुत आक्रोश पैदा हुआ, और मैंने दहेज के खिलाफ भी बहुत अभियान चलाया। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हमें प्रेरणा देती रहती हैं, और ये करती रहती हैं कि हम जो इस रास्ते पे चलें। पथिक जी की जो बात, मैं फिर दोबारा से पथिक जी पर आऊंगा। पथिक जी के जीवन की कौन सी ऐसा घटना थी जो आपने पढ़ी उनके उसमें, और वो उसके बाद फिर आपने भी सोचा कि हाँ, इससे ज्यादा आदर्श हमारे लिए कोई नहीं हो सकते हैं? देखिए, पथिक जी के बारे में अगर हम ठीक से पढ़ेंगे तो पथिक जी को मैंने जैसे पहले कहा कि बहुत बहुआयामी व्यक्तित्व की प्रतिभा है जी। पथिक जी जब वहाँ पहुंच गए अजमेर, जी जी जी, तो उन्होंने, उनके बहनों ही वहाँ नौकरी करते थे रेलवे में। हाँ हाँ। तो क्रांतिकारी गतिविधियों में पहले से शामिल थे, वहाँ जाकर और ज्यादा शामिल हो गए। वो रास बिहारी बोस और जो सचिंद्र नाथ सान्याल के संपर्क में रहे थे। रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल बड़े क्रांतिकारी देश के हैं, जिन्होंने 1915 में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई थी। तो उनके संपर्क में रहते हुए उस रेलवे के कारखाने में उन्होंने बंदूकें तैयार करने का काम किया पथिक जी ने। अच्छा। और बंदूक 10,000 लोगों की सेना बना ली थी उन्होंने। अच्छा। और 1915 में जो क्रांति थी उसमें एक राजस्थान के एक बड़े हिस्से की जिम्मेदारी पथिक जी को दी गई थी। अच्छा अच्छा। वो लीक हो गई थी और लाहौर में गिरफ्तारियां हो गई थी, और वो विफल हो गई क्रांति, वो अलग बात है। उसके बाद पथिक जी भूमिगत हो गए। फिर इन्हें जो है अंग्रेजी पुलिस ने घेर लिया। तो वहां पे इन्होंने फिर शर्त लगाई, क्योंकि इनके पास ग्रामीण भी इनके पक्ष में थे, अंग्रेज भी नहीं चाहते थे कि खून खराब हो, गोलियां चलें, ताकि बगावत ना हो जाए। तो इन्होंने कुछ शर्तें लगाई कि हमें ये शर्तें हमारी मानी जाए तो हम आत्मसमर्पण कर देंगे। तो इनको आत्मसमर्पण करा दिया गया। उसके बाद ये फिर फरार हो गए, इन्होंने वेश बदल के। और ये जब बिजौलिया पहुंचे तो बिजौलिया जो इन्होंने किसानों की दुर्दशा देखी, 80 टैक्स लगते थे किसानों पे। अच्छा। राजा से लेके, पहले अंग्रेज सरकार का टैक्स होता था, फिर राजा का होता था, फिर रजवाड़े का होता था, फिर जमींदार का होता था, फिर वो जमींदार के नीचे ठिकाने होते थे, और गांव के चौकीदार वगैरह के, इतने 80 तरह के टैक्स लगते थे। लड़कियों की शादी तक पर टैक्स था, त्योहार मनाने पर टैक्स था।
तो ये इन्होंने देखा कि उनके सारे अनाज जो टैक्स में चला जाता है वो भूखे मरते हैं, तो इन्होंने किसान आंदोलन में शुरू किया। भारत का पहला सत्याग्रह पथिक जी ने बिजौलिया में किया। और ये महात्मा गांधी के जो निजी सचिव रहे महादेव देसाई, उन्होंने एक किताब लिखी है, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया। उस किताब में महादेव देसाई ने खुद लिखा है कि गांधी जी ने ये कहा था कि मैंने सत्याग्रह की शिक्षा विजय सिंह पथिक से ली है। तो इन्होंने वो किया और 4-5 साल लगातार, कई बार जेल गए किसान, कई बार भूख हड़तालें हुई और आखिर में अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और इन्होंने समझौता करना पड़ा, इनके टैक्स खत्म हो गए। तो ये पथिक जी ने इस तरह के जो बिल्कुल कमजोर लोग थे, अशिक्षित थे, जो बिल्कुल जागरूक नहीं थे, उन्हें जगा के उन्हें संगठित करके एक सफल आंदोलन अंग्रेजी सरकार के खिलाफ किया। तो उनसे हमने भी ये प्रेरणा लेके किसानों को उसी तर्ज पे इकट्ठा किया और आपके सामने ही हमने नोएडा में कई सफल आंदोलन किए। जी। कितने लोगों की आबादी बचाई और लोगों को रोजगार भी दिलवाए। बिल्कुल, ये सब पथिक जी की प्रेरणा से। अब आप आखिरी सवाल है ये कि अभी जो आपने मुहिम शुरू की है, आप क्या समझते हैं कि सबसे पहले जो आपका लक्ष्य है कि ये सपना हमारा पूरा होना चाहिए, एक पॉइंट ऐसा जिसमें कहें कि हम इसको सबसे पहले प्राथमिकता पे लेंगे और ये सपना पूरा होगा हमारा? मेरा सपना एक ही है केवल जी, और मैं बिल्कुल पूरी ईमानदारी से हृदय से आपको बताना चाहता हूँ। जी जी। मेरा सपना ना मंत्री बनने का है, ना MLA MP बनने का है, ना सरकार का है। मेरा सपना ये है कि ना किसी मांग का है कि ये मांग पूरी हो जाए, ये हो जाए। मेरा सपना ये लोगों में समझदारी पैदा हो जाए, लोगों में जागरूकता हो जाए। लोगों में जब समझदारी होगी तो वो अपनी समस्याओं को खुद समाधान कर लेंगे। जी जी जी। 90% समस्या तो हमारी मूर्खता की वजह से होती है, अंधविश्वास की वजह से, अज्ञानता की वजह से, जी, नासमझी की वजह से। तो ये नासमझी दूर हो जाए, लोगों में चेतना हो, लोगों में विचार विमर्श शुरू हो, प्रश्न पूछने को देशद्रोह न माना जाए, प्रश्न पूछने को अच्छी बात माना जाए, क्योंकि ज्ञान की पहली सीढ़ी प्रश्न ही है। जी। जो लोग प्रश्न पे पाबंदी लगाते हैं वो ज्ञान के विरोधी हैं। जी जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि समाज जागरूक हो, समाज में जो नई पीढ़ी आ रही है, नौजवान, वो ज्ञान विज्ञान से लैस हो और विचार से लैस हो। ये मेरा सपना। बहुत बहुत धन्यवाद भाटी जी। आज आपसे हमने पथिक विचार केंद्र और विजय सिंह पथिक जी के बारे में बहुत ढेर सारी जानकारी प्राप्त की। उम्मीद है कि आप समाज में जो बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं वह आपका सपना पूरा होगा। हमारे साथ ऐसे ही और शख्सियतों से मुलाकात होती रहेगी। आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आपके सामने हम प्रस्तुत करते रहेंगे। तो आप सुनते रहिए 91.2 FM नोएडा रेडियो लोकमंच, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।